Hello, my dear students, class 10th, chapter number 1, resources and development. पिछले पार्ट में हमने चर्चा की थी डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 एंड एजेंडा 21। इन चीज़ों के बारे में डिस्कस हुआ था। उससे पहले हमने रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस किया था। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं, उन सब के बारे में आपको बताया गया था। अब हमारा जो पॉइंट है वो रिसोर्स प्लानिंग के ऊपर है। संसाधन नियोजन, संसाधन को कैसे नियोजित किया जाए, रिसोर्स प्लानिंग कैसे की जाए, तो इन सब चीज़ों के ऊपर है ये हमारा पॉइंट। और इस बारे में हम सब लोग डिस्कस करते हैं आज इस टॉपिक पर, और देन फिर अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। संसाधन नियोजन, संसाधनों का जो विवेकपूर्ण उपयोग है ना, प्लानिंग जो है ना, हमारी रिसोर्स प्लानिंग इज़ द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। जुडिशियस यानी कि आप विवेकपूर्ण ढंग से उसका उपयोग करें, ऐसी रणनीति बनाएं, संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करें। इसलिए भारत जैसे देश जहाँ पर संसाधन की ज़्यादा उपलब्धता है, बहुत ज़्यादा विविधता है, यहाँ ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है ना। तो क्योंकि विविधता इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कई प्रकार का संसाधन पाया जाता है, कई प्रकार के संसाधन है ना। तो भारत इनॉर्मस डाइवर्सिटी है इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के रूप में। तो देयर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। कई सारे मात्रा में कई रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पर ये रिसोर्सेज पाए जाते हैं, बट आर डेफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज। लेकिन कुछ ऐसे भी संसाधन हैं जिनकी कमी है हमारे यहाँ पर, और कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो ऐसा भी है, ये भी देखा गया है। तो ये चीज़ें आ जाती हैं। अब तो हमारे यहाँ कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ संसाधन की उपलब्धता ज़्यादा है, हम आत्मनिर्भर हैं उन चीज़ों पर ही। और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ मैंने बताया जैसे कि इनकी कमी भी है बहुत ज़्यादा। अगर एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, उदाहरण के रूप में देखा जाए, तो झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये तीन ऐसे स्टेट हैं हमारे जहाँ पर प्रांतों में, इन स्टेट्स में खनिज और कोयले के काफ़ी भंडार हैं। समझ रहे हैं आप? झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स। जबकि अगर अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो वहाँ पर एबेंडेंस ऑफ वाटर यानी कि जल संसाधन की जो प्रचुरता है वो बहुत ज़्यादा है। जल बहुत मात्रा में वहाँ पाया जाता है, परंतु वहाँ विकास की कमी है। समझ रहे हैं ना आप स्टूडेंट्स? विकास समझते हैं ना? हाँ, एबेंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चरल जो डेवलपमेंट है ना, वो नहीं है वहाँ पर। ऐसे ही हम अपने राजस्थान की बात करते हैं। हमारा ये भी स्टेट बहुत अच्छा है। यहाँ पर वेरी वेल एंडोड विद सोलर एंड विंड एनर्जी, ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, पवन और सौर ऊर्जा पाई जाती है, संसाधन ज़्यादा है, लेकिन जल संसाधन की यहाँ पर कमी है। लद्दाख जैसा क्षेत्र की अगर बात करें, कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज़ रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, है ना। लद्दाख का जो शीत मरुस्थल है देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ जाता है, थोड़ा अलग है लद्दाख। ये प्रदेश सांस्कृतिक विरासत में तो बहुत ज़्यादा धनी है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ों की कमी है, और वो क्या है? जल, यहाँ की आधारभूत अवसंरचना, और क्या? महत्वपूर्ण खनिजों की कमी। तो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ कम मात्रा में पाई जाती हैं। कल्चरल हेरिटेज तो बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ का, रिच एकदम, but it is deficient in water, infrastructure and some vital minerals. This calls for balanced resource planning at the national, state, regional and local levels. इसीलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और जो स्थानीय स्तर होता है ना, उस पर हमें संसाधन का नियोजन जो है संतुलित करने की आवश्यकता है, उसको सही ढंग से रखने की आवश्यकता है।
तो ये संसाधन नियोजन है हमारा। अब वो ये कहता है कि भारत के बारे में हम बात करते हैं, भारत का संसाधन नियोजन क्या कहता है। तो भारत में अगर हम संसाधन नियोजन की बात करें तो रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, तो रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स है, विच इन्वॉल्व्स, अब क्या क्या इन्वॉल्व होता है इसके अंदर, क्या है उसके अंदर इन्वॉल्व होने वाली चीज़ें, ये क्वेश्चन भी आता है पेपर में, है ना। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में क्या क्या इन्वॉल्व होता है इस रिसोर्स प्लानिंग में। तो इन्वॉल्विंग क्या क्या है, पहला पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेस अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री, यानी देश के अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग राज्यों में संसाधनों की पहचान करना और उनकी तालिका बनाना, उनकी सारणी बनाना, उनकी टेबल बनाना। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान लगाना और उनका मापना, उन्हें जांचना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। यानी दिस इन्वॉल्व्स सर्वेइंग, यानी सर्वे करिए पहले, फिर मैपिंग कीजिए कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, उसकी मैपिंग होती है, फिर उसकी क्वालिटी को जांचा जाता है, क्वालिटेटिव है या नहीं है, उसकी क्वांटिटी जो होती है या क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन जो होता है वो लगाया जाता है, उसका कितना है, उसकी मात्रा कितनी है वहाँ पर, एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेस, और उसे मेजरमेंट भी किया जाता है। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। सेकंड पॉइंट वो कहता है कि आप संसाधन की जो विकास योजनाएं होती हैं ना, उन्हें लागू करने के लिए उपयुक्त जो प्रौद्योगिकी होती है, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार किया जाना चाहिए। यानी कि इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोड with appropriate technology, skill, institutional setup for implementing resource development plans। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। तीसरी चीज़ है कि संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करें, उनके बीच में, दोनों के बीच में, संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में क्या होना चाहिए, समन्वय स्थापित होना चाहिए। यानी वो कहता है कि मैचिंग होनी चाहिए किस किस के बीच में, रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स के साथ, विद किसके साथ, ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स के साथ। तो इंडिया जो है स्वाधीनता के बाद, भारत जो है जब देश हमारा आज़ाद हुआ उसके बाद, भारत में संसाधन जो नियोजन है उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो पहली पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी, उस योजना से ही काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। तो फर्स्ट 5 ईयर जो हमारा प्लान लॉन्च हुआ था इंडिपेंडेंस के बाद, यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो इंडिया हैज़ मेड कंसर्न्ड एफर्ट्स फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो वहीं से स्टार्टिंग हो गई है इसकी, ठीक है ना। तो ये चीज़ आ जाती है। चलिए भाई, अब जो है हम बात करते हैं स्टूडेंट्स अगले पॉइंट के बारे में। तो हमारा जो अगला पॉइंट आता है वो है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, अब कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है इसे भी देख लेते हैं हम। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब हो जाता है कि संसाधनों का संरक्षण, संसाधनों का कैसे संरक्षण किया जाए, कैसे बचाया जाए। तो conservation of resources are vital for any developmental activity, but irrational consumption and overutilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems। संसाधन किसी भी तरीके का जो विकास होता है ना, उसमें अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका, ज़्यादा भूमिका निभाते हैं। लेकिन संसाधनों का अगर आप उपयोग बहुत बुरी तरीके से करते हैं, विवेकहीन तरीके से करते हैं, अति उपयोग करते हैं, तो उसके कारण बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। और वो 3 प्रकार की समस्याएं होती हैं। पहला सामाजिक समस्या, दूसरी आर्थिक समस्या और तीसरी पर्यावरण से संबंधित समस्याएं। तो ये समस्याएं पैदा होती हैं। इन समस्याओं से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण भी बहुत ज़्यादा जरूरी है।
पास्ट से लेकर, है ना, भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और जो चिंतक लोगों के हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा विषय रहा है। गांधी जी ने भी इसके लिए कहा था, एक बार क्या कहा था, गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर कहा था, अपनी चिंता व्यक्त की थी और कुछ शब्द कहे थे। वही क्या शब्द थे? उन्होंने कहा था कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए तो बहुत कुछ है। भाई हर व्यक्ति की आवश्यकता तो पूरी हो सकती है यहाँ पर, इतना तो है यहाँ पूरे भारत के अंदर। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लालच करता है तो उसकी लालच की संतुष्टि के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। यानी उन्होंने, अगर आप इसे समझें कि हमारा पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, पेट भरना है, 4 रोटी खानी है, पेट भर जाएगा। लेकिन पेटी भरने के लिए, पेटी समझते हैं ना, पेटी किसको कहते हैं? बॉक्स को कहते हैं। तो पेटी भरने के लिए नहीं है भाई, पेटी में तो आप भरते ही चले जाओगे। आज भर खूब भर लिया आपने, ला के पेटियां रख रख के, तो ऐसा काम थोड़ी है। उनके अनुसार जो विश्व का स्तर है ना, उस पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और जो स्वार्थी व्यक्ति है ना, और जो आधुनिक प्रौद्योगिकी है हमारी, उसकी शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। शोषणात्मक प्रवृत्ति समझते हैं किसे कहते हैं? ये वो चीज़ है कि आप समझिए कि शोषण करते जा रहे हैं और उस प्रवृत्ति को हम ढालते जा रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं हो सकती। अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे वो। उन्होंने कहा था, गांधी जी ने कहा था कि ज़्यादा उत्पादन नहीं करना चाहिए, उतना जितना ज़रूरी है। और इसके स्थान पर क्या होना चाहिए? अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। यानी अधिक बड़े जो जन समुदाय होते हैं उनके द्वारा उत्पादन किया जाए। ऐसे काम होने चाहिए, ये सही है। तो ये चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं आपके सामने। तो लैंड रिसोर्सेस, ठीक है। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा और जान लेते हैं। छोटा सा यहाँ एक टॉपिक दिया हुआ है बॉक्स में अलग से। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो संसाधन जो संरक्षण है उसकी वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। 1974 में सर ने अपनी पुस्तक जो थी स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, उसमें भी इस विषय पर गांधी जी के चीज़ को बार बार दोहराया था उन्होंने इस चीज़ को। तो इसके बारे में भी बात की थी उन्होंने, है ना। तो ये चीज़ें आ जाती हैं निकल कर। चलिए, तो भू संसाधन के बारे में बात करते हैं। भू संसाधन, लैंड रिसोर्सेस। हम जिस भूमि पर रहते हैं, हम जिस ज़मीन पर रहते हैं, विल लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म अवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन लैंड। तो हम क्या करते हैं? आपने जितने भी क्रियाकलाप हैं, जितने भी कार्य हैं, वो इसी ज़मीन पर तो करते हैं। एंड वी यूज़ इट डिफरेंट वेज, और इसे हम कई तरीके से यूज़ करते हैं। लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स। लैंड क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन है भूमि। तो प्राकृतिक वनस्पति, वाइल्ड लाइफ, वेजिटेशन, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम, जितनी भी चीज़ें हैं ना, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाकलाप, परिवहन, संचार व्यवस्थाएं, ये कहाँ होती हैं? इसी भूमि पर होती हैं। परंतु भूमि क्या है? भूमि एक सीमित संसाधन है। लैंड इज़ अ एसेट ऑफ अ फाइनाइट मैग्नीट्यूड। फाइनाइट समझ गए? सीमित है। इसीलिए उपलब्ध ज़मीन का या उस भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग बहुत सावधानी से हमें करना चाहिए, योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। एक योजना बनाई जानी चाहिए, उसकी केयरफुल प्लानिंग होनी चाहिए। तो इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। भारत में विभिन्न प्रकार के ज़मीनें पाई जाती हैं, आकृतियाँ हैं, विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ, ज़मीनें नहीं, भू आकृतियाँ हम कहेंगे उसे। भू आकृतियाँ, इट मीन्स रिलीफ फीचर्स, है ना। अब क्या क्या है वो रिलीफ फीचर्स? माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, आइलैंड्स, पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप। 43% ज़मीन का क्षेत्र है। कृषि और उद्योग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और इंडस्ट्रीज़ के लिए काफ़ी अच्छा है, सुविधाजनक है। पर्वत पूरे, अगर हम देखा जाए पूरा भारत का जो क्षेत्र है उसमें 30% भाग पर फैले हुए हैं। कुछ ऐसी नदियां हैं जो बारहमासी नदियां हैं, लगातार बहती रहती हैं पूरे 12 महीने तक। पर्यटन के लिए
वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है टूरिज़्म के लिए। इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को के लिए अगर देखा जाए तो ये रिवर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं हमारे लिए। 27% जो एरिया है वो पठारी क्षेत्र है हमारा, प्लेट्यू रीजन है। तो इट possesses रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट। यहाँ पर खनिज पाए जाते हैं, जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं, वन है यहाँ पर। तो 27%। तो इस तरीके से ये हमारा 3 एरिया है। एक 43% मैंने लैंड एरिया बताया जो प्लेन है हमारा, 30% हमने माउंटेन का क्षेत्र बताया, 27% हमने प्लेट्यू रीजन बताया। तो इसके लिए ये एक आप देखेंगे बनाया हुआ है, तो इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये है 27%, 30% एंड 43%। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है लैंड यूटिलाइजेशन का, ज़मीन का प्रयोग। ठीक है ना। तो ज़मीन का प्रयोग कैसे भाई है ये देखते हैं पहले इस पॉइंट, भूमि उपयोग। तो ज़मीन का जो उपयोग है ना वो अलग अलग तरीके से किया जाता है। सबसे पहला विभिन्न उद्देश्यों के लिए, उसमें पहला पॉइंट है फॉरेस्ट के लिए होता है, वन है। दूसरा है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि भी है, यानी जिस पर खेती नहीं होती है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। बैरन लैंड है, वेस्ट लैंड है। बैरन बंजर भूमि, वेस्ट लैंड कृषि योग्य भूमि जिस पर कृषि नहीं होती है। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, एग्जाम्पल बिल्डिंग्स, रोड, फैक्ट्रीज, etc। गैर कृषि जो होती है, प्रयोजनों में लगाई गई भूमि जहाँ कृषि नहीं होती है, उसमें क्या क्या है, इमारतें बनी हुई हैं, हमारे घर बने हुए हैं, सड़कें हैं, उद्योग हैं। थर्ड पॉइंट है कि अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, प्रति भूमि के अलावा भी कुछ ऐसी ज़मीन है कृषि अयोग्य भूमि है। अब वो क्या क्या है, वहाँ पर स्थायी चरागाह बने हुए हैं जानवरों के चरने के लिए, परमानेंट पैस्चर्स, गोचर भूमि है, ग्रेजिंग लैंड्स हैं जहाँ पे जानवर आके अपनी घास चरते हैं, खाते हैं। विविध प्रकार के वृक्ष हैं, वृक्ष फसलें हैं, उपवन हैं, तो ऐसी चीज़ें भी इसके अंदर शामिल हैं। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, ग्रोव्स, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। कल्चरलेबल वेस्टलैंड भी है, कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती नहीं की गई हो, ऐसी योग्य क्या हो जाती है भूमि, ऐसी भूमि कृषि योग्य बंजर भूमि बन जाती है। चौथा है फैलो लैंड, प्रति भूमि। तो वर्तमान अगर देखा जाए तो जो प्रति भूमि है, यहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती न की गई हो, ऐसी भूमि को हम क्या कहते हैं, प्रतिभूमि, यानी वर्तमान प्रतिभूमि कह दिया करते हैं। तो ये हो जाता है। इसी में है नेक्स्ट, वर्तमान प्रतिभूमि के अलावा भी अन्य प्रतिभूमियां हैं कुछ। पुरातन प्रति, जिसको जहां 1 से 5 कृषि वर्ष से खेती न की गई हो। फिफ्थ जो पॉइंट है वो है हमारा शुद्ध बोया गया क्षेत्र, यानी नेट सोन एरिया। तो एरिया जो है नेट सोन एरिया, एक कृषि वर्ष में, यानी एक पूरे साल भर के अंदर एक बार से अधिक जो बोए गया क्षेत्र होता है, उसका शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जब उसे जोड़ दिया जाता है तो ये सकल कृषित क्षेत्र कहलाता है, यानी ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस, और क्या प्लस करना है इसमें, नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपने बढ़िया तरीके से इस पॉइंट्स को समझे होंगे। आगे भी इसी तरीके से लगातार वीडियोस को देखते रहिए और समझते रहिए, अपनी क्वेरीज़ को भी पूरा करते रहिए। सो गाइस, स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन।